हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आई होप मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी भी बेहतरीन चल रही होगी। दोस्तों आज हम डिस्कस करने वाले हैं हॉर्टिकल्चर का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों हम हॉर्टिकल्चर के टोटल जो हैं 500 क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों आपके परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो आज का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1 कि सेब में फायर ब्लाइट रोग किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन बी है कवक के द्वारा, ऑप्शन सी है वायरस के द्वारा, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसके द्वारा होता है? जीवाणु के द्वारा होता है। ठीक है, सेब में फायर ब्लाइट रोग जो है जीवाणु के द्वारा होता है। अगर बात करें उस जीवाणु का क्या नाम है, तो उसका जो नाम है इरविनिया एमाइलोवोरा। क्या नाम है? इरविनिया एमाइलोवोरा। ठीक, बैक्टीरिया का नाम है इरविनिया एमाइलोवोरा के कारण जो है सेब में फायर ब्लाइट रोग होता है। अगर बात करें इसे जो है पहली बार कब देखा गया, तो इसे जो है 1780 में पहली बार देखा गया और इसका जो नामकरण है कब पड़ा? 1817 में। 1817 में जो है इसका नाम पड़ा। ठीक है, नाम पड़ा 1780 में सर्वप्रथम देखा गया और 1817 में जो है नाम पड़ा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है कि आम की छोटी पत्ती रोग किसके कारण होती है? तो पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन की कमी के कारण, ऑप्शन बी है जिंक की कमी के कारण, ऑप्शन सी है मोलिब्डेनम की कमी के कारण, ऑप्शन डी है बोरान की कमी के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, जिंक की कमी के कारण जो है आम में छोटी पत्ती रोग जो है देखने को मिलता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि गौरी एवं श्री नंदिनी किसकी प्रजातियां हैं? तो पहला ऑप्शन है आलू की, ऑप्शन बी है टमाटर की, ऑप्शन सी है प्याज की, ऑप्शन डी है शकरकंद की। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, शकरकंद की प्रजातियां हैं गौरी एवं श्री नंदिनी। अगर बात करें शकरकंद के बारे में, तो इसका जो बॉटनिकल नेम है, बॉटनिकल नेम इसका क्या है? इसका बॉटनिकल नेम है आइपोमिया बटाटा। क्या नाम है? आइपोमिया बटाटा। ठीक है, इसका जो बॉटनिकल नेम क्या है? आइपोमिया बटाटा इसका बॉटनिकल नेम है। अगर बात करें इसका कुल, तो इसका जो कुल है कॉन्वोलुलेसी। ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम क्या है? आइपोमिया बटाटा और इसकी जो फैमिली है कॉन्वोलुलेसी है। अगर बात करें इसमें जो कितने गुणसूत्र पाए जाते हैं, तो इसमें जो गुणसूत्र हैं 2n बराबर 90 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें इसमें जो प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है? ठीक है, इसमें जो प्रवर्धन है किसके द्वारा होता है? तो वाइन कटिंग के द्वारा। वाइन कटिंग यानी कि इसकी जो तने होते हैं उनकी जो है कटिंग के द्वारा जो है इसमें प्रवर्धन होता है। इनका जो वाइन कटिंग होती है, इसकी जो लंबाई है कितनी होती है? इसकी जो लंबाई है 10 से
15 सेंटीमीटर। कितनी? 10 से 15 सेंटीमीटर जो है वाइन की लंबाई होती है। अगर बात करें प्रवर्धन में जो है कितने कटिंग प्रति हेक्टेयर जो आवश्यकता होती है, तो जो है इसके लिए 80,000 कितने 80,000 कटिंग की आवश्यकता होती है। 80,000 कटिंग प्रति हेक्टेयर, यानी कि 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए जो है 80,000 कटिंग की आवश्यकता होती है। अगर बात करें इसकी जो बुवाई है कब की जाती है, तो इसकी जो बुवाई है शकरकंद की, तो इसका बुवाई का जो समय है जुलाई अगस्त। कब इसकी बुवाई की जाती है? जुलाई अगस्त में जो है इसकी बुवाई की जाती है। तो हमने क्या देखा, गोरी और श्रीनंदिनी किसकी प्रजातियां हैं? शकरकंद की प्रजातियां हैं। और शकरकंद का बॉटिकल नेम आइपोमिया बटाटा है और इसका जो कुल है कॉन्वोल्यूलेसी है। इसमें जो गुणसूत्र 90 पाए जाते हैं और इसमें जो प्रवर्धन है वाइन कटिंग के द्वारा होता है, जिसकी लंबाई 10 से 15 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कितने जो है कटिंग की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर के लिए, तो 80,000 कटिंग की आवश्यकता होती है 1 हेक्टेयर की बुवाई के लिए। और अगर बात करें इसकी जो बुवाई है कब की जाती है, तो इसकी जो बुवाई है जुलाई अगस्त में जो है इसकी बुवाई की जाती है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि NHB की स्थापना कब हुई? NHB की स्थापना कब हुई? तो NHB का फुल फॉर्म जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। क्या है? नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड, ठीक है, नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड। इसकी स्थापना कब हुई? तो पहला ऑप्शन है 1984 में, ऑप्शन बी है 1911 में, ऑप्शन सी है 1884 में और ऑप्शन डी है 1680 में। तो इसकी जो स्थापना है कब हुई? 1984 में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई। इसकी स्थापना जो है कहाँ हुई? तो इसकी जो स्थापना है कहाँ हुई? गुड़गांव में। कहाँ हुई? गुड़गांव में, गुड़गांव हरियाणा में, ठीक है, गुड़गांव हरियाणा में जो है नेशनल हॉर्टिकल्चर बोर्ड की स्थापना हुई। कब हुई? 1984 में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि बैगन में छोटी पत्ती विकार किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है कवक के द्वारा, ऑप्शन बी है माइकोप्लाज्मा के द्वारा, ऑप्शन सी है जीवाणु के द्वारा, ऑप्शन डी है वायरस के द्वारा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। किसके द्वारा होता है? माइकोप्लाज्मा के द्वारा जो है बैगन में छोटी पत्ती विकार देखने को मिलता है। अगर बात करें बैगन के बारे में, बैगन, अगर बात करें बैगन, तो बैगन में जो है क्रोमोसोम कितने पाए जाते हैं? 2n बराबर 24 जो है गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें सीड रीड की, इसमें जो है बीज दर, ठीक है, अगर बात करें बीज दर की, तो इसकी जो बीज दर है 400 से 500 ग्राम प्रति हेक्टेयर जो है बीज की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कि केला में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? केला में प्रवर्धन किसके द्वारा किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है शकर द्वारा, ऑप्शन बी है बीज के द्वारा, ऑप्शन सी है वाइन कटिंग के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, शकर्स के द्वारा जो है केला में प्रवर्धन किया जाता है। अगर बात करें जो शकर्स है इसका जो है वजन कितना होना चाहिए, तो इसका जो वजन है शकर्स का कितना होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम, ठीक है, कितना वजन होना चाहिए? 500 से 750 ग्राम जो है वजन होना चाहिए। केला में जो तना है 2 प्रकार के पाए जाते हैं। केला में तना
ठीक है। कितने प्रकार के? मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। एक होता है भूमि सतह के ऊपर और दूसरा होता है भूमि की निचली सतह में। जो भूमि की ऊपरी सतह में पाए जाते हैं उसे स्यूडोस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्यूडोस्टम। और जो भूमि की निचली सतह में पाए जाते हैं उन्हें राइजोम कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? राइजोम। ठीक है। तो केला में दो तने पाए जाते हैं। एक जो वे तने जो भूमि की सतह के ऊपर होते हैं, ठीक है, यानी कि ऊपरी सतह पे, इसको कह सकते हैं ऊपरी सतह पर। ठीक है, ऊपरी सतह पर तना। और जो राइजोम है वो भूमि की निचली सतह पर पाए जाते हैं। भूमि की निचली सतह पर, ठीक है, सतह पर पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि मूली में तीखापन किसके कारण होता है? मूली में तीखापन किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है आइसोथायोसाइनेट के कारण। ऑप्शन बी है कैप्सिन के कारण। ऑप्शन सी है मेमोडिका के कारण। और ऑप्शन डी है सोलेनिन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। मूली में जो तीखापन है आइसोथायोसाइनेट के कारण होता है। अगर बात करें कैप्सिन, तो कैप्सिन जो है किसमें देखने को मिलता है? मिर्च में। ठीक है, कैप्सिन मिर्च में। और जो मोमोडिका है ये करेला में करवाहट। ठीक है, करेला में करवाहट किसके कारण होता है? मोमोडिका के कारण। और जो सोलेनिन है आलू का हरा रंग, आलू का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण होता है। अगर बात करें हम टमाटर का लाल रंग, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। ठीक है, किसके कारण होता है? लाइकोपीन के कारण। और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण। गाजर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। एंथोसाइनिन के कारण। ठीक है, फिर देखते हैं गाजर का जो है नारंगी रंग। गाजर में जो है नारंगी रंग जो है किसके कारण होता है? गाजर का नारंगी रंग ये जो है कैरोटीन के कारण। किसके कारण? कैरोटीन के कारण। ठीक है, कैरोटीन के कारण। ठीक है, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग जो है कैरोटीन के कारण होता है। अगर बात करें लहसुन में जो गंध है, किसमें? लहसुन में जो गंध है किसके कारण आती है? लहसुन में गंध किसके कारण आती है? एलिसीन के कारण। एलिसीन, एलिसीन के कारण जो है लहसुन में गंध आती है। अगर बात करें प्याज में गंध किसके कारण आती है? इसको करते हैं थोड़ा साइड में।
प्याज में गंध, प्याज में जो गंध है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, किसके कारण? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण, डाइसल्फाइड सल्फाइड के कारण जो है प्याज में गंध आती है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, मूली में तीखापन किसके कारण होता है? आइसोथायोसाइनिड के कारण, और मिर्च में चरपराहट कैप्सिन के कारण, और करेला में करवाहट मेमोडिका के कारण, और आलू का जो हरा रंग है सोलेनिन के कारण जो होता है, और टमाटर का लाल रंग लाइकोपिन के कारण, और गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण, और गाजर का नारंगी रंग जो है किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। और लहसुन में जो गंध आती है किसके कारण आती है? एलिसीन के कारण। और जो प्याज में गंध आती है वो किसके कारण आती है? एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है, यानी कि बैगन का ओरिजिन प्लेस क्या है? तो पहला ऑप्शन है भारत, ऑप्शन बी है यूएसए, ऑप्शन सी है चीन, और ऑप्शन डी है ब्राज़ील। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए भारत, भारत बैगन का ओरिजिन प्लेस है। अगर बात करें बैगन की, देखते हैं यहाँ पर है बैगन के बारे में। तो इसका जो बॉटनिकल नेम है वो क्या है? सेलोनम मेलोजिना। क्या है? सोलेनम मेलोजिना, ठीक है, इसका बॉटनिकल नेम है। अगर बात करें इसकी फैमिली, तो इसकी जो फैमिली क्या है? सोलेनेसी, सोलेनेसी फैमिली है। और इसमें जो गुणसूत्र हैं कितने पाए जाते हैं? 24 गुणसूत्र पाए जाते हैं। अगर बात करें बीज दर कि 1 हेक्टेयर बैगन की खेती के लिए जो है कितने बीज की आवश्यकता होगी? तो इसकी जो बीज दर है 400 से 500 ग्राम जो है बीज की आवश्यकता होती है। जो बैगन है, बैगन एक होता है सफ़ेद, जो सफ़ेद बैगन होता है वो जो है मधुमेह रोगियों के लिए लाभदायक होता है। किसके लिए? यहाँ पे लिखते हैं सफ़ेद बैगन, सफ़ेद बैगन मधुमेह रोगियों के लिए जो है लाभदायक होता है, ठीक है, लाभदायक होता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, बैगन का उत्पत्ति स्थान क्या है? भारत। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है कि IIHR यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च कहाँ है? तो पहला ऑप्शन है बनारस, ऑप्शन बी है बेंगलोर, ऑप्शन सी है जोधपुर, ऑप्शन डी है लखनऊ। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, कहाँ है? बेंगलोर, कर्नाटका में, ठीक है। यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हॉर्टिकल्चर रिसर्च सेंटर कहाँ है? बेंगलोर में है। अगर बात करें इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी जो स्थापना है 1968 में जो है स्थापना हुई है। अगर बात करें हम कि ये जोधपुर में कौन सा है, तो जो जोधपुर में है कजरी है। क्या है? कजरी, यानी कि इसका जो फुल फॉर्म है क्या है? सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट। क्या है इसका फुल फॉर्म? सेंट्रल इंस्टीट्यूट सॉरी, इसका जो है सेंट्रल एरिड जोन है, सेंट्रल एरिड जोन
रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में। फिर है लखनऊ। लखनऊ में क्या है? लखनऊ में जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर है। लखनऊ में क्या है? सेंट्रल इंस्टीट्यूट, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर, ठीक। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर कहाँ है? लखनऊ में है। और सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? जोधपुर में है। अगर बात करें बनारस, तो बनारस में क्या है? IIVR, यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च कहाँ है? बनारस में है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है कि निम्नलिखित में से किस फल में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है? तो पहला ऑप्शन है लीची, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है काजू, ऑप्शन डी है अखरोट। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, काजू में जो है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो है खजूर में आयरन सबसे ज़्यादा पाया जाता है। अगर बात करें लीची में, लीची में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? कैल्शियम। लीची में 0.2% क्या पाया जाता है? कैल्शियम पाया जाता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा। और खजूर में जो आयरन है कितना पाया जाता है? 10.6%। कितना पाया जाता है? 10.6% जो है आयरन पाया जाता है। फिर काजू में जो है सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाई जाती है। काजू में 21.2%, 21.2% जो है प्रोटीन पाई जाती है। और अगर बात करें अखरोट, अखरोट में जो है वसा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, 64.4%। कितनी पाई जाती है? 64.4% जो है अखरोट में वसा पाई जाती है, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, खजूर में आयरन 10.6% पाया जाता है। अगर खजूर अगर नहीं है, खजूर की जगह पर अगर है सूखा करौंदा, तो सूखा करौंदा में जो है सबसे ज़्यादा आयरन पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 39। सूखा करौंदा में जो आयरन है 39% पाया जाता है, ठीक है। और जबकि यहाँ पर ऑप्शन खजूर है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खजूर। खजूर में 10.6% पाया जाता है और सूखा करौंदा में 39% जो है आयरन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की मेटाजीनिया किस फल में पाई जाती है? तो पहला ऑप्शन है खजूर, ऑप्शन बी है अंगूर, ऑप्शन सी है करेला, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। यानी कि जो मेटाजीनिया है खजूर में भी पाई जाती है, अंगूर में भी पाई जाती है और करेला में भी जो है मेटाजीनिया पाई जाती है। तो देखते हैं कि मेटाजीनिया क्या होता है। मेटाजीनिया, एक होता है मेटाजीनिया और एक होता है केवल जीनिया। मेटाजीनिया और जीनिया यानी कि पराग कणों का भ्रूण पोष पर सीधा प्रभाव, ठीक है। मेटाजीनिया का मतलब होता है कि जो परागकण है, परागकण, ठीक है, पराग कणों का भ्रूण पोष पर प्रभाव, ठीक है।
या भ्रूणपोष पर सीधा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, सीधा प्रभाव क्या कहलाता है? मेटाजीनिया। और जो जीनिया होता है उसमें क्या होता है? बीज आवरण तथा फल भित्ति पर जो है परागकणों का प्रभाव पड़ता है। जीनिया में क्या होता है? बीज आवरण तथा फल भित्ति पर परागकणों का प्रभाव। ठीक है, तो जीनिया का एग्जाम्पल क्या है? मक्का। ठीक है, जीनिया के अंतर्गत कौन आता है? मक्का। और मेटाजीनिया के अंतर्गत खजूर है, अंगूर है और करेला। ये तीनों जो है मेटाजीनिया के उदाहरण है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, उपरोक्त में सभी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। रतौंधी किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो पहला ऑप्शन विटामिन ए, ऑप्शन विटामिन बी, विटामिन सी और विटामिन ई। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, विटामिन ए की कमी के कारण जो है रतौंधी जो है रोग हो जाता है। रतौंधी का जो दूसरा नाम है क्या है? जीरोथोमिया। इसका जो दूसरा नाम है या इसे अन्य किस नाम से जाना जाता है? जीरोथोलिमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगर बात करें विटामिन ए के बारे में तो इसका जो रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, विटामिन ए का जो रासायनिक नाम है क्या होता है? रेटिनॉल। ठीक है, इसकी कमी से क्या रोग होता है? रतौंधी। ठीक, इसका स्रोत क्या है? यानी कि हमें किन चीज़ों में जो है विटामिन ए प्राप्त होती है? तो इसका जो मुख्य स्रोत है वो है आम और पपीता। आम और पपीता में जो है विटामिन ए अधिक मात्रा में पाई जाती है। फिर है विटामिन बी। विटामिन बी का जो रासायनिक नाम क्या है? थायमीन विटामिन बी का जो है रासायनिक नाम है। अगर बात करें इसकी कमी से कौन सा रोग हो जाता है? इसकी कमी से जो है बेरी रोग। कौन सा? बेरी रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? यानी कि हमें किन वस्तुओं में जो है विटामिन बी मिलती है? तो इसका जो स्रोत है वह काजू में जो है विटामिन बी भरपूर मात्रा में पाई जाती है। फिर उसके बाद है विटामिन सी। विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड होता है। क्या होता है विटामिन सी का? एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक, विटामिन सी का रासायनिक नाम। और इसकी कमी से जो है स्कर्वी रोग हो जाता है। इसकी कमी से होने वाला रोग कौन सा? स्कर्वी रोग। ठीक है, और इसका स्रोत क्या है? इसके जो स्रोत हैं वो है आंवला और बार्बेट चेरी। आंवला, बार फिर उसके बाद है विटामिन ए। विटामिन ए का जो है रासायनिक नाम क्या होता है? इसका जो रासायनिक नाम है टोकोफेरॉल होता है। विटामिन ई देखते हैं यहाँ पे।
तो देखते हैं विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है? टोकोफेरा। टोकोफेरा, ठीक, इसका विटामिन ई का रासायनिक नाम। इसकी कमी से जो है कौन सा रोग होता है? बांझपन, ठीक है। विटामिन ई की कमी से जो है बांझपन रोग हो जाता है। इसका स्रोत क्या है? विटामिन ए का जो स्रोत है हरी सब्जियां, ठीक है। हरी सब्जियों का जो है सेवन करना चाहिए। हरी सब्जियों का जो है हमें सेवन करना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, विटामिन ए की कमी से रतौंधी जो है रोग हो जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि आंवला किस प्रकार का फल है? तो पहला ऑप्शन है कैप्सूल, ऑप्शन बी है पेपो, ऑप्शन सी है ड्रुप और ऑप्शन डी है बेलास्टा। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए कैप्सूल। आंवला किस प्रकार का फल है? कैप्सूल प्रकार का फल है। अगर बात करें पेपो, पेपो के अंतर्गत कौन से जो है फल आते हैं? तो पेपो के अंतर्गत जो है कुकुरबिटेसी के पौधे आते हैं, ठीक है। कौन से? कुकुरबिटेसी। कुकुरबिटेसी, ठीक है। ड्रुप में जो है आपको मिलेंगे आम, ड्रुप के अंतर्गत आम, ठीक। फिर है बेलास्ट्रा, बेलास्ट्रा में जो है आपको देखने को मिलेंगे अनार, ठीक है। बेलास्ट्रा में जो है आपको अनार देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। आंवला किस प्रकार का फल है? कैप्सूल प्रकार का फल है। पेपो के अंतर्गत कुकुरबिटेसी के फल आते हैं, ड्रुप में आम और बेलास्टा में अनार, ठीक। अनार किस प्रकार का फल है? बेलस्टा प्रकार का फल है, ठीक है। या आप इसे कह सकते हैं बेरी, ठीक है। बेरी, बेरी का रूपांतरण जो है बेलस्टा होता है, पेपो होता है, कैप्सूल होता है और तुम्हारा हेस्पेडियम होता है, यानी कि हेस्पेरिडियम और एम्फीसरका, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 14 कि निम्नलिखित में से कौन सा फल क्लाइमेटिक फल है? आम, केला, पपीता और ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, यानी कि आम, केला, पपीता ये तीनों कैसे हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट हैं, ठीक है। क्लाइमेटिक फ्रूट कौन कौन से होते हैं? वे फल जो मीठे हों, ठीक है। क्लाइमेटिक फल जो हैं मीठे होते हैं, मुख्यतः क्या है? मीठे होते हैं, ठीक है। और इसके अंतर्गत आपके आम, केला, पपीता, सेब, कटहल और अंजीर, अंजीर ये कैसे हैं? क्लाइमेटिक फ्रूट हैं। अगर बात करें नॉन क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक, नॉन क्लाइमेटिक के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? इनके अंतर्गत लीची, एग्जाम्पल काफ़ी पूछे जाते हैं। लीची, अंगूर, बेर, स्ट्रॉबेरी और काजू, ये कैसे हैं? नॉन क्लाइमेटिक फूड होते हैं। इनकी जो पहचान है, ये जो है मुख्यतः खट्टे होते हैं। कैसे होते हैं? ये मुख्यतः खट्टे या कड़वे, ठीक है, कड़वे होते हैं। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15 कि लीची में खाया जाने वाला भाग कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है एरिल, ऑप्शन बी है मीजोकार्प, ऑप्शन सी है इंडोकार्प,
ऑप्शन डी है थैलेमस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, एरिल भाग जो है लीची में खाया जाने वाला भाग है। अगर बात करें मीजोकार्प, मीजोकार्प किस में खाया जाता है? मीजोकार्प आम में और पपीता में, यानी कि मध्य फली वित्ती, ठीक है, किस में खाई जाती है? आम और पपीता की। फिर है इंडोकार्प, इंडोकार्प किस में खाया जाता है? नारियल का, नारियल में खाया जाने वाला भाग क्या है? इंडोकार्प। फिर है थैलेमस, थैलेमस इसमें जो है कौन सा आता है? सेब, सेब और आपका नाशपाती, ठीक है, नाशपाती, कौन सा? नाशपाती। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 की निम्न में से डायोसियस पौधा है कौन सा? तो पहला ऑप्शन पपीता, ऑप्शन बी है खजूर, ऑप्शन सी है दोनों, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, दोनों। डायोसियस प्लांट के अंतर्गत जो है पपीता और खजूर दोनों आते हैं। अगर बात करें कि डायोसियस किसे कहते हैं, डायोसियस किसे कहते हैं, तो डायोसियस यानी कि वे प्लांट जिनमें नर एवं मादा अलग अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई प्लांट है ये, और उस प्लांट पर जो वो प्लांट है उस पर जो पुष्प हैं उस पर मादा और नर जो है अलग अलग प्लांट पर होते हैं, ठीक है। फिर एक होता है मोनोसियस, ठीक है, ये हो गया डायोसियस यानी कि आपका एक लिंगी, ठीक है, एक एक लिंगी यानी कि आपके प्लांट पर जो है नर एवं मादा जो है अलग अलग देखने को मिलते हैं। फिर दूसरा है मोनोसियस, मोनोसियस या द्विलिंगी, मोनोसियस या द्विलिंगी। तो मोनोसियस क्या होता है? यानी कि एक ही प्लांट पर नर व मादा का होना, ठीक है, लिख सकते एक ही प्लांट पर नर व मादा का होना, मादा का होना क्या कहलाता है? मोनोसियस या द्विलिंगी। इसमें आपका आता है कुकुरबिटेसी, ठीक है, कुकुरबिटेसी जो प्लांट हैं कैसे होते हैं? मोनोसियस होते हैं। और डायोसियस में क्या होता है? नर जो मादा है अलग अलग प्लांट में होते हैं, ठीक है। और डायोसियस के आपके उदाहरण है पपीता और खजूर, और आपका डायोसियस के अंतर्गत आता है परवल, ठीक है, परवल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 की आंवला में कसेलापन किसके कारण होता है? तो पहला ऑप्शन है एमाइलेडिन के कारण, ऑप्शन बी है टेनिन के कारण, ऑप्शन सी है एंथोसाइनिन के कारण, ऑप्शन डी है सोलेनिन के कारण। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, टेनिन के कारण जो है आंवला में कसेलापन जो है होता है। अगर बात करें एमाइलेडिन, एमाइलेडिन जो है बादाम में कड़वाहट का कारण होता है, बादाम में कड़वापन, ठीक है, कड़वापन या कड़वाहट किसके कारण होता है? एमाइलेडिन के कारण। अगर बात करें एंथोसाइनिन, एंथोसाइनिन में जो है लाल रंग होता है, मुख्यतः एंथोसाइनिन जो है लाल रंग प्रेजेंट करता है, ठीक है, लाल रंग, जैसे गाजर का लाल रंग और चुकंदर का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण। फिर है सोलेनिन, सोलेनिन का कारण क्या है? आलू का हरापन, आलू का हरापन किसके कारण होता है? सोलेनिन के कारण।
और आंवला में कसेलापन, टेनिन के कारण। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 की आम में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? आम में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? पहला है पेनिकल, ऑप्शन बी है फेसिकल, ऑप्शन सी है हाइपेंथोडियम और ऑप्शन डी है एस्पेडिक्स। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पेनिकल पाया जाता है। ठीक है, आम में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? पेनिकल। अगर बात करें पेनिकल जो है किन किन में पाया जाता है, तो पेनिकल आपके आम में, ठीक है, आम में पुष्प क्रम पेनिकल प्रकार का होता है, काजू में और आपके लीची में। लीची का पुष्प क्रम कैसा होता है? पेनिकल होता है। फिर आपका हो जाता है इसके बाद अंगूर। अंगूर में जो है पुष्प क्रम कैसा होता है? पेनिकल होता है। फिर बात करें फेसिकल। फेसिकल पुष्प क्रम किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है बेर में। किस में? बेर में। और आपका पाया जाता है संतरा में। ठीक है, बेर और संतरा में कौन सा पुष्प क्रम पाया जाता है? फेसिकल। फिर बात करें हाइपेंथोडियम, ये किस में पाया जाता है? ये जो है आपका पाया जाता है अंजीर में। किस में? अंजीर में और आपका अनार में। ठीक है, अंजीर और अनार में। फिर है स्पेडिक्स। स्पेडिक्स जो पुष्प क्रम है किस में पाया जाता है? ये आपका पाया जाता है मक्का में। मक्का में और नारियल में। फिर उसके बाद है आपका केला। केला में किस प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है? स्पेडिक्स प्रकार का। फिर उसके बाद जो है खजूर। खजूर में भी जो है स्पेडिक्स प्रकार का पुष्प क्रम पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि अनार में परागण पॉलिनेशन किसके द्वारा होता है? तो पहला ऑप्शन है हवा के द्वारा, ऑप्शन बी है कीटों के द्वारा, ऑप्शन सी है पक्षी के द्वारा और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा जो है अनार में परागण होता है। अगर बात करें जो हवा के द्वारा है और किन में होता है, ठीक है, एनिमोफिली, इसे कहते हैं एनिमोफिली। एनिमोफिली, ठीक, हवा के द्वारा किस में होता है? पहली बार अनार में। अनार में जो परागण है आपका हवा के द्वारा होता है। फिर खजूर है, नारियल है, पपीता है, कटहल है, काजू है। अनार, खजूर और खजूर के बाद पपीता, अनार, पपीता, पपीता के बाद काजू और आपका कटहल। कटहल, ठीक, इनमें जो परागण है किसके द्वारा होता है? हवा के द्वारा। अगर बात करें कीटों के द्वारा, कीटों के द्वारा किस में होता है? यानी कि एंटमोफिली, कीटों के द्वारा जो है आपको फलों में ज़्यादातर देखने को मिलता है। ठीक है, किसमें? फलों में ज़्यादातर जो परागण है कीटों के द्वारा होता है। किसके द्वारा? कीटों के द्वारा। ठीक है, फलों में ज़्यादातर परागण किसके द्वारा होता है? कीटों के द्वारा। फिर है पक्षियों के द्वारा। पक्षियों के द्वारा जो है आपको देखने को मिलेगा केला में। किसमें? केला में जो परागण है पक्षी के द्वारा होता है और अनानास में। ठीक है, अनानास और केला में जो परागण है किसके द्वारा होता है? पक्षी के द्वारा। और कीटों के द्वारा जो है फलों में ज़्यादातर परागण कीटों के द्वारा होता है। और हवा के द्वारा जो है कटहल में, अनार में, खजूर में, पपीता और काजू में जो परागण है हवा के द्वारा होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। और अगर बात करें आम में, ठीक है,
आम में काफ़ी पूछा भी जाता है कि आम में परागण किसके द्वारा होता है, तो घरेलू मक्खी के द्वारा। ठीक, किसके द्वारा, घरेलू मक्खी के द्वारा जो है आम में परागण होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कि निम्नलिखित में से प्रोटोगाइनी का उदाहरण है। कौन सा प्रोटोगाइनी का उदाहरण है? तो पहला ऑप्शन नारियल, ऑप्शन बी है अखरोट, ऑप्शन सी है केला, ऑप्शन डी है चीकू। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केला जो है प्रोटोगाइनी का एग्जाम्पल है। अगर बात करें कि प्रोटोगाइनी क्या होता है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है कि पहले मादा भाग का परिपक्व होना। ठीक है, प्रोटोगाइनी का मतलब होता है पहले मादा भाग का परिपक्व होना, परिपक्व होना, ठीक, या परिपक्व होता है, उसे क्या कहते हैं, प्रोटोगाइनी। एक होता है प्रोटोएंड्री, एक क्या होता है, एक होता है प्रोटोएंड्री। ठीक है, प्रोटोएंट्री, प्रोटोएंट्री इसमें क्या होता है, इसमें जो पहले नर भाग परिपक्व होता है, इसमें पहले नर भाग का परिपक्व होना, परिपक्व होना, ठीक है, क्या कहलाता है, प्रोटोएंट्री। देखते हैं इसके एग्जाम्पल। प्रोटोएंट्री में कौन कौन से आते हैं, आपका चीकू, ठीक है, कौन सा आता है, चीकू, फिर आपका अखरोट, अखरोट किसका एग्जाम्पल है, प्रोटोएंट्री का। फिर उसके बाद है नारियल, ठीक है, नारियल, चीकू और अखरोट जो है प्रोटोएंट्री का एग्जाम्पल है। और प्रोटोगाइनी में आपका जो है प्रोटोगाइनी में जो आपका है केला, अनार, अंजीर। इस पे लिख देते हैं एग्जाम्पल यहाँ पे, ठीक है, केला, अनार और अंजीर। ठीक है, ये किसके उदाहरण है, प्रोटोगाइनी के। यानी कि सीधा ये है कि प्रोटोगाइनी में जो मादा भाग है पहले परिपक्व होता है और प्रोटोएंट्री में जो है पहले नर भाग परिपक्व होता है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, केला किसका उदाहरण है, प्रोटोगाइनी का। तो दोस्तों ये थे आज के 20 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो दोस्तों एलटी ग्रेड के लिए, एफओ मेंस के लिए और राजस्थान एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के लिए काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं।